class 11 chapter 1 biology. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। इसके पहले वाली क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे लिविंग वर्ड के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है, कि लाइफ क्या होती है और किस तरीके से किसको हम लाइफ बोलेंगे, और जो सेल है उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत इसमें स्टडी किया। बहुत सारी बेसिक टर्म के बारे में हमने जाना, ठीक है, जिनके बिना हम बायोलॉजी को नहीं पढ़ सकते। बार बार वो टर्म्स यूज़ होंगी, ठीक है, इसलिए उनके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी था। आई होप यू स्टडीड अबाउट दोज वर्ड्स, दोज टर्म। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड जो भी लिविंग है उनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे और धीरे धीरे उन स्टडी को हम आगे बढ़ाएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो लिविंग किसे बोलेंगे? लिविंग बीइंग क्या होता है? जिसके अंदर डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, रेस्पिरेशन हो, ठीक, एडेप्टेशन हो, इन सबको हम क्या बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिक फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यूनिक फीचर्स, हम बिल्कुल यूनिक हैं क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये सब चीज़ें हमें क्या बनाती है? बिल्कुल डिफरेंट बनाती है कि इस लिविंग वर्ड में, इस वर्ड में हमें लिविंग बनाती है, बिल्कुल डिफरेंट बनाती है। ये यूनिक फीचर्स ही हमें, तो इन यूनिक फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 आता है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक देखिए, एक बहुत छोटा सा हमारी लाइफ का हिस्सा कहाँ होता है? मदर की वॉम्ब में होता है। वो बाहर आता है, ठीक है, छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है, बहुत नाजुक, बहुत, और धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और वो फिर बैठने लगता है, चलने लगता है, खड़ा होने लगता है, वो बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे चलने लगता है और धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ने लगती है और वो बिल्कुल हमारे जैसा बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये ग्रोथ हो रही है। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ। कैसे हुई ये ग्रोथ? बताएं आपको कि किसी भी बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर जो एक सेल है वो डिवाइड होती है दो सेल में, फिर 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से फर्दर ऑन ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से सेल जो है वो डिवाइड होकर ही क्या बनाती है? एक से ज़्यादा सेल बनाती है और इसी वजह से हमारी ग्रोथ होती है। अब आप बोलेंगे कि ग्रोथ तो किसी भी चीज़ में हो सकती है, लाइक नॉन लिविंग में भी हो सकती है। माउंटेन जो है, पहाड़ जो है, कैसे बना? पेबल्स और सॉइल जो है वो एक के ऊपर एक उनका डिपोजिशन होता गया और इस तरीके से उसका हाइट बढ़ती गई और उसने किसका फॉर्मेशन ले लिया? बहुत सालों में, ठीक है, हज़ारों सालों में, करोड़ों सालों में उसने किसका फॉर्मेशन ले लिया? एक किसका रूप ले लिया? एक माउंटेन का उसने एक फॉर्म बना लिया। तो ग्रोथ तो उसमें भी हो रही है, लेकिन नहीं, ग्रोथ जो हो रही है उसके आउटर सरफेस के ऊपर बाहर से पार्टिकल्स आकर डिपोजिशन हो रहा है उनका, ठीक है। इंटरनल कोई फोर्स नहीं है कि वो उसके अंदर जितने, जैसे कि उसके अंदर 8 पार्टिकल्स सॉइल के थे तो उन 8 पार्टिकल्स से वो 18 हो गए हों या 100 हो गए हों, ऐसा नहीं हुआ। जबकि हमारे अंदर जो सेल है वो एक सेल थी और एक से हजारों लाखों सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। बाहर से सेल आके हमने डाली नहीं है हमारे अंदर, नहीं, उस एक सेल से ही नई सेल्स बनती है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल ग्रोथ होती है जो कि एक यूनिक फीचर्स है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों? क्योंकि एक सेल, रिप्रोडक्शन भी कैसे हुआ? एक सेल जो है वो एक सेल से 2 सेल बन रही है, तो इसको ही बोलेंगे हम रिप्रोडक्शन। अपने ही जैसा नया फॉर्मेशन करना, ठीक है, अपने ही जैसा नया फॉर्म बनाना, उसको ही हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता तो वो जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उस ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ को सर्वाइव करने के लिए, बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। लाइक अगर ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन ही नहीं हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, डॉग, कैट, रिप्रोडक्शन ही नहीं हो, अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म नहीं बनाएंगे वो, तो वो एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद मर जाएंगे और मरने के बाद उनकी स्पीशीज़ वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? किसी भी स्पीशीज़ को बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूटी रखने के लिए उसकी इस नेचर में रिप्रोडक्शन जरूरी होता है, जिसमें क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, प्रोकैरियोट्स में भी होता है एंड यूकैरियोट्स में भी होता है, ठीक है। उसकी ये तो हो गया हमारे पास रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के ऊपर ही किसके
करती है? पॉपुलेशन कैसे, जैसे जैसे रिप्रोडक्शन बढ़ता है पॉपुलेशन भी बढ़ती जाती है, ठीक है। अब आता है हमारे पास, अगर रिप्रोडक्शन में ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज टेकिंग पार्टिसिपेशन, अगर एक ही ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सिंगल, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर दो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता तो उसको बोलेंगे हम स्टेराइल, ठीक है। स्टेराइल मतलब उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने, अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म बनाने की उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो क्या है, स्टेराइल है, ठीक है। अब इस तरीके से हमारे पास रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, और जो कि बहुत ही बड़ा यूनिक कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, मतलब जिंदा ही नहीं रहेगा, नहीं, ठीक है। अपनी स्पीशीज़ को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। अब आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है, हमें नहीं पता हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो सारी चीज़ें किस में आती है, मेटाबॉलिज्म में आती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, ऑल द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनको जोड़ दिया जाए, उन सबको एक साथ जिस टर्म को उन सबको एक साथ जो नाम दिया गया है वही क्या है, मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, हमारे अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इस तरीके से ये वाली चीज़ें, इंट्रैक्शन हमारी बॉडी के अंदर चलता ही रहता है, जिसको बोलते हैं हम केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शंस। इन सबको मिलाकर बड़े मॉलिक्यूल्स से छोटे मॉलिक्यूल्स का बनना कहलाता है कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटा मतलब बड़े ऑर्गेनिज्म टूटकर छोटे ऑर्गेनिज्म निकल रहा है मेरे मुँह से बार बार, मॉलिक्यूल्स हैं ये, बड़े मॉलिक्यूल्स टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ये कैटाबॉलिज्म है। और छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ये एनाबॉलिज्म है। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में चलता ही रहता है, ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। अब आता है हमारे पास, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स द ग्रोथ, मूवमेंट, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन। जितने भी फंक्शन हम हमारे पढ़ते हैं ना वो सब डिपेंड करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर, ठीक है। अब आता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म जो है वो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, कैटाबॉलिज्म, and formation of the large molecules from the small molecules, ये क्या है, एनाबॉलिज्म। अब आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कैसे है, कॉन्शियसनेस, हम कॉन्शियस हैं। अगर आप चल रहे हो और सामने आपको बड़ा सा पत्थर दिख जाता है तो आप अपने आप अपना रास्ता चेंज कर लेते हो, या फिर आपको नहीं दिखता, एकदम से पता लगता है आपको कि सामने पत्थर है, ठीक है, और आप अपने आप को गिरने से बचा लेते हो, ठीक है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। हमें क्या लगती है, बाहर से अगर मौसम ठंडा हो जाता है तो हम स्वेटर पहन लेते हैं, सर्दी आ जाती है तो हम स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी होती है तो हम ऐसे कूलर चला लेते हैं, ठीक है, और अपना फैब्रिक चेंज कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है, तो पता लग रहा है आपको, एनवायरनमेंट के बारे में आप जान पा रहे हो। अगर आपको किसी ने चूटी काट ली है, ठीक है, आपको किसी ने छुआ है, टच किया है, तो ये क्या है, स्टिमुलाई है। आपको स्टिमुलाई, एनवायरनमेंट से मिली हुई इन्फॉर्मेशन, इनको ही हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेशन। तो स्टिमुलेशन से के अकॉर्डिंग आप कोई ना कोई एक्शन लेते हो, ठीक है, तो वही क्या है, कॉन्शियसनेस है। और ह्यूमन बीइंग इज़ ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। हम ह्यूमन बीइंग ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने बारे में बहुत ज़्यादा तरीके से कॉन्शियसनेस शो करता है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स, देखें जैसे कि और काव हो गया, डॉग हो गया, सर्दी गर्मी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें इन चीज़ों के ऊपर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। विंटर के सीजन्स के अकॉर्डिंग हम अपना ड्रेसिंग चेंज कर लेते हैं, हम अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर लेते हैं। तो इसका मतलब ह्यूमन बीइंग जो है वो स्पेशल ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्स्ट्रा अवेयर है अपने आप को लेकर। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स
डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो करता है स्टिमुलेशन के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अंदर होने वाली चेंजेस के अकॉर्डिंग। लाइफ स्पैन, हर ऑर्गेनिज्म का एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक ही ये जिंदा रहेगा, उसको ये अपन क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। जैसे कि हमारी जो लाइफ है वो 70 to 100, ठीक है, इससे कम भी होती है, ठीक है, लेकिन हम एवरेज मान के चलते हैं 60 to 80 ईयर्स हम एवरेज मानते हैं हमारी लाइफ। तो ये है लाइफ स्पैन कि कितने टाइम तक कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा, इस अर्थ पर रहेगा, कितने टाइम तक वो ग्रोथ शो करेगा, मैच्योरिटी शो करेगा या रिप्रोडक्शन शो करेगा। इन सब का एक टाइम लिमिट होता है, एक टाइम पीरियड होता है इन सब का, वो क्या है, लाइफ स्पैन है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयरफॉर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, सेल्फ रिप्लिकेटिंग मतलब अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म बनाना, ठीक है। कोई बाहर से ऐसा नहीं है कि हमें फोर्स देता है कोई और फिर जाके हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नहीं, हमारे अंदर इनबिल्ट है ये सब चीज़ें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनबिल्ट है, ऑलरेडी हमारे अंदर आए हुए हैं ये, ठीक है, तभी तो हम यूनिक हैं। और ये कैपेबल ऑफ द रेस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये तो हो गया हमारा। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, इस लिविंग वर्ल्ड में, इस अर्थ पे एन नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर देयर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, लाइक हम कीड़े मकोड़े भी देखते हो, उससे बड़े ऑर्गेनिज्म भी देखते हो, बर्ड्स भी देखते हो, ह्यूमन बीइंग भी देखते हो। ह्यूमन बीइंग में भी कितनी वैरायटी है, कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, ठीक है, किसी के कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, ये वैरायटी हो गई हमारी। लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई एक, किसी के 4 पैर हैं, कोई 4 पैर से चलता है, कोई 2 पैर से चलता है, कोई अपने 2 पैरों के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ हम एक ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि 2 पैरों पर प्रॉपर तरीके से खड़े होकर चल सकते हैं, ठीक है। चिंपैंजी भी खड़ा हो सकता है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं सकता, अपना पोस्चर वो हमारे अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकता, हम जैसे करते हैं वैसे चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बताता है कि हमारे जैसे कैरेक्टर उसके अंदर हैं, तो उसको बोलते हैं इवोल्यूशन, कि कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन चिंपैंजी से है या मंकीज से है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम इस चीज़ के बारे में। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी। बहुत छोटे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि आपको नहीं दिखाई देते, ठीक है, आपके हाथों के ऊपर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, आपके आसपास अभी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, एयर में है, वाटर में है, ठीक है, सॉइल में है, पर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं वो, ठीक है। और जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें भी वैरायटी, बर्ड्स की वैरायटी देख लीजिए आप, ठीक है, जू में जाते हो आप, कितनी वैरायटी है। उसके बाद आप इसमें जूलॉजिकल पार्क्स में जाते हो, वहाँ पर ऑर्गेनिज्म की कितनी वैरायटी है। किसी सेंचुरी को विजिट करने जाइए, जंगल में जाइए, बहुत सारे नए नए ऑर्गेनिज्म, नए नए एनिमल्स, प्लांट्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये क्या है, डाइवर्सिटी है। तो इसके बारे में हम, ये डाइवर्सिटी भी हमारा एक कैरेक्टर है, किसका, लिविंग वर्ल्ड का कैरेक्टर है ये डाइवर्सिटी भी। अब आते हैं हमारे पास, अब हम इस डाइवर्सिटी में एन नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर देयर ऑन द अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन हम उनको अभी पहचान पाते हैं, ठीक है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, ये डॉग है, ये कैट है, ये बर्ड है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ये अमोइबा है, ठीक है। तो हम पहचान पा रहे हैं, हमने नहीं पहचाना, हमारे पहले जो साइंटिस्ट आए उन्होंने कुछ नाम दे दिया स्पेसिफिक, और उन्होंने उनकी स्पेसिफिक फीचर्स भी बताए, ठीक है, कि अमोइबा जो है वो यूनिसेलुलर है और यूकेरियोटिक है, ठीक है। हम जो है मल्टी सेलुलर हैं और यूकेरियोटिक हैं। तो ये स्पेसिफिक फीचर्स हैं, ठीक है, जो कि बताते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म को किस बेस पर डिवाइड किया गया है और उसको नाम क्यों दिया गया है, इस तरीके का। तो एक सिस्टम बनाया गया है, किसी भी इस इतने बड़े लिविंग वर्ल्ड है, उसमें इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनको प्रॉपर स्टडी करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है। क्लासिफिकेशन मतलब, ठीक है, जैसे कि हम बोल दें कि ये एक बैग है, चलो उसको स्टडी करो, तो उस बैग को स्टडी कर, बैग के अंदर बुक्स है, और बुक्स की स्टडी करने के लिए आप क्या करोगे कि पहले हिंदी उठा लिया, फिर इंग्लिश उठा लिया, या फिर और कुछ उठा लिया, पहले एक पेज पढ़ लिया, किसी दूसरी बुक का दूसरा पेज पढ़ लिया, ऐसे थोड़ा करेंगे आप पहले डिवाइड करेंगे कि ये हिंदी सब्जेक्ट है, ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये मैथ्स है, ये साइंस है, ये SST है। तो ये आपने क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। कंटेंट किस बेसिस पर आपने क्लासिफिकेशन किया, कंटेंट के फॉर्म में, कि अगर आप डिजिट के फॉर्म में, डिजिट के बारे में स्टडी करते हो तो उसको मैथ्स बोलेंगे। अगर आप लाइफ के बारे में स्टडी करते हो, हमारे आसपास के फिजिकल वर्ल्ड के बारे में स्टडी करते हो तो उसको साइंस बोलेंगे। अगर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करते हो तो उसको आप SST बोलेंगे, ठीक है। अगर आप हमारी लैंग्वेज जो हिंदी है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हो तो उसको हिंदी सब्जेक्ट बोल दिया। इंग्लिश के बारे में स्टडी करते हो, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज उसमें, तो उसको इंग्लिश सब्जेक्ट बोल दिया। तो यहाँ पर आपने एक बेस बनाया, कंटेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया। तो किसी भी चीज़ की स्टडी करने के लिए कोई ना कोई
बेस होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्लास में मैं बोलूँ कि क्लास को हम डिवाइड करेंगे, क्लास के सेक्शन, हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके सेक्शन बनाएंगे, तो सेक्शन बनाने के लिए आपको कोई ना कोई बेस चाहिए। किस बेस पर आप डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को, ठीक है। सारे लंबे स्टूडेंट एक क्लास में रख दिए, सारे छोटे स्टूडेंट एक क्लास में रख दिए, ठीक है, और मीडियम स्टूडेंट्स एक क्लास में रख दिए। एक तो ये हो गया बेस। दूसरा हो गया इंटेलिजेंसी, कि जो सबसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट 80% वाले एक ए सेक्शन में, तो उससे कम बी सेक्शन में, उससे कम सी सेक्शन में, ये एक अलग बेस हो गया कि इंटेलिजेंसी आपने बेस बना लिया, ठीक है। उसके बाद आई साइट, अगर से जिसको कम दिखता है उसका अलग सेक्शन बना दिया, जिसको प्रॉपर नॉर्मल दिखता है उसको अलग सेक्शन बना दिया, तो ये 2 ही सेक्शन यहाँ पर बने। तो आपको बेस चाहिए, डिवाइड करने के लिए आपको बेस चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लार्ज स्केल में, ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके सामने हैं, आप उनको ग्रुप बना सकते हो। तो आप बोलेंगे कि जो नहीं दिखते उनको एक ग्रुप में, जो दिखाई दे रहे हैं उनको एक ग्रुप में, जो ग्रीन है उनको एक ग्रुप में, और जो ग्रीन नहीं है उनको अलग ग्रुप में। तो यहाँ पर भी एक बेस, कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए डिवाइड करने के लिए। और ये डिवाइडेशन क्यों ज़रूरी है? प्रॉपर स्टडी करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे और क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ड जो है उसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे, उनको क्लासीफाई करेंगे, कोई बेस मानकर उनको नाम देंगे, ठीक है। और ये सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्लासिफिकेशन। ओके, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।